और आप देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट यूसीएन टीवी नेटवर्क। आइए डालते हैं एक नजर आज की ताजा खबरों पर। शहर वासियों की सुरक्षा का जिम्मा उठाने वाले बेगमपुरा पुलिस कर्मचारी वर्ग की तरफ से शहर वासियों को दीपावली की शुभेच्छाएं। आत्महत्या करने के लिए जाने वाले मां बेटी की समाज सेविका ताज खान ने बचाई जान। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के मजार पर हाजिरी देने के बाद अफसर खान ने किया चुनाव प्रचार का आगाज। महिला सुरक्षित होगी तो पीढ़ियां सुरक्षित रहेगी, एजुकेशन से ही होगा आर्थिक और मानसिक विकास, शकीला पठान का विश्वास। डॉक्टर गफ्फार कादरी का समाजवादी पार्टी कार्यालय में हुआ जंगी स्वागत। ग्रामीण पुलिस दल के सहायक फौजदार रियाज शेख का हुआ अचानक देहांत। बेगमपुरा पुलिस कर्मचारियों की तरफ से सभी शहरवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभेच्छाएं दी गई है। ये विभाग अपनी जान की परवाह न करते हुए नागरिकों को सुरक्षित रखने का काम दिन और रात करता हुआ नजर आता है। सर, आज हम बेगमपुरा पुलिस स्टेशन आए थे, तो आज दिवाली की पूरी जगमगाहट देखे हम लोग यहाँ पे। और दिवाली के साथ में जो है तो पुलिस कर्मचारी जो रहते तो उनके साल के 12 महीने कंटिन्यू जो है तो वो लोग जो तो ड्यूटी पे रहते। तो इस ऐसे में त्योहार कैसे सेलिब्रेट करते हैं आप लोग? नहीं, हमारा त्योहार करने का तरीका इस तरीका है कि सब समाज के लोग एक साथ आनंद में रहते हैं, हम उनके साथ में हमको भी वो आनंद रहता है। फिर आप परिवार का हमारा परिवार ही सब समाज है। अच्छा, क्या शुभेच्छा देंगे सर? बस सबको जो है तो सुख शांति और समृद्धि प्राप्त होना चाहिए, ऐसे ईश्वर चरणी में प्रार्थना करता हूँ। दीपावली जैसे बड़े त्योहार के अवसर पर सभी के घरों में रोशनी होती है। ऐसी रोशनी में कोई एक पीड़ित महिला अपने बच्ची के साथ आत्महत्या करने जा रही थी। इस महिला और उसके बच्ची को पत्रकार समाज सेविका ताज खान उर्फ मुमताज खान इन्होंने बचाकर नए जीवन की रोशनी दी है। पूरे भारतवासियों को विश हैप्पी दीपावली। आज दीपावली है, एक उत्सव है खुशियों का, और दिवाली के दिन किसी के भी जिंदगी में अंधेरा नहीं होना चाहिए। लेकिन आज बदकिस्मती से एक माँ बेटी अपनी जान देने के लिए जा रहे थे क्लियर रोड के ऊपर, और मैं वहां से जा रही थी कवरेज करने के बाद। मैं वहां से रोड से जा रही थी, वो दोनों रो रहे थे माँ बेटियां, और वो अपनी जान देने के लिए गाड़ी के नीचे जा रहे थे। मैंने उनको रोका, मैंने उनको पूछा कि क्यों रो रहे हो, तो उन्होंने बोला कि हमको जीना नहीं है, हमको मरना है, हमको मरने दो। फिर मैंने बोला तो मेरे को फिर उन्होंने उनकी फैमिली स्टोरी बताई। डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है, पति से अलग हो चुके हैं, और पति ने कहा था कि उनके दोनों बच्चों का पालन पोषण वो करेंगे, लेकिन उसने उनको पालन पोषण के पैसे नहीं दिए। और फिर वो जब पैसे मांगने के लिए जा रही थी उनके घर पे, तो उनके जो ससुराल वाले हैं जिनसे उनकी बात हुई थी कि बच्चों के पैसे देंगे पालन पोषण के लिए, वो नहीं दे रहे थे। बदले में उनको गाली गलौज और मारा पीटी वगैरह वो शिकायत कर रही थी, ऐसा हमारे साथ हुआ। और उससे तंग आके वो, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है माँ बेटे की, उनको खाने के लिए नहीं है, पिछले 3-4 दिन से उन्होंने खाना नहीं खाया है, और इसलिए वो जिंदगी से तंग आके और आर्थिक हालत से तंग आके खुदकुशी करने के लिए जा रहे थे। मैंने रोका, पुलिस स्टेशन को कॉल किया, मैंने उनको रोका, मैंने 112 पे कॉल किया। 8:30 बजे से 9:30 बजे तक मैं वहाँ पर खड़ी रही। मेरे साथ यूसीएन टीवी चैनल के 2 पत्रकार भी आए वहाँ पर। 1 घंटा हम लोग पुलिस की गाड़ी का वेट करते रहे। 112 वाली गाड़ी 1 घंटे तक नहीं आई। 112 वाली गाड़ी जो कि वो बेगमपुरा पुलिस स्टेशन की आई नहीं। रास्ता देख देख के फिर 1 घंटे के बाद हम आज यहाँ पे बेगमपुरा पुलिस स्टेशन में आ चुके हैं, और यहाँ पर हमने पुलिस स्टेशन में उनको इंसाफ के लिए बिठाया है, और वहाँ पर उनका एनसी मेडिकल वगैरह उनका किया जा रहा है। इसके बाद मैं उन्हें जो महिला सुधार गृह है, आधार गृह, जहाँ पे ये माँ बेटियों को आधार मिलेगा इनका जीवन का, वहाँ पे हम लोग पुलिस स्टेशन से पत्र लेकर वहाँ पर छोड़ेंगे। उसके बाद वो अपने पाँव पे खड़े रहेंगे, कुछ सीख लेंगे हुनर, और फिर उनका जिंदगी जो आज वो खत्म करने जा रहे थे, तो उनकी जिंदगी में एक उजाला, एक रोशनी लाने की एक कोशिश की मैंने आज समाज सेविका होने के नाते। ये नेकी मेरे हिस्से में लिखी थी, तो मैं इसके लिए आगे आई, और साथ ही मेरे यूसीएन टीवी चैनल के 2 पत्रकार भी आए। तो हम पत्रकार और समाज सेविका के नाते समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। हम अपने घर में अपने लोगों को टाइम ना देते हुए समाज के लिए अपना बहुत कीमती वक्त दे रहे हैं, और हमारे हाथ से हम इंसानों के जान बचाने के लिए, पीड़ित इंसानों का, सबके लिए हम सेवा के लिए आगे बढ़ रहे हैं, और इसकी समाज ने दखल लेना चाहिए। अभी रात के 11 बजने को आए हैं,
8:30 से देखिए 8:30 से 10:35 हो चुके हैं और हम महिला को इंसाफ दिलाने के लिए यहाँ आए अपने सामाजिक दायित्व पूरा करने के लिए। तो मैं समझती हूँ कि समाज ने भी इसकी एक दखल लेना चाहिए। इस तरह से ना करे कि कोई महिलाओं को और बच्चों को ज्यादातर जुल्म करे और उनको मरने के लिए रोड पे छोड़ दिया जाए। येथे समाजसेवक मुमताज पठाण मॅडम यांनी एका महिलेस व मुलीस आणून स्वाधीन केलेले आहे आमच्या आणि सदर महिलेने कळवले आहे की ती आत्महत्या करत होती, परंतु मुमताज पठाण मॅडम यांनी सदर महिलेचा व मुलीचा प्राण वाचवलेला आहे। आता सदर महिलेस व मुलीची पुढील प्रोसिजर करत आहोत व मुमताज पठाण मॅडम यांच्या समक्ष सदर महिलेस व मुलीस महिला सुधारगृह येथे पुढील आधार नसल्या कारणाने तेथे रवाना करण्यात येणार आहे। वंचित बहुजन आघाड़ी के पूर्व मतदार संघ के उम्मीदवार अफसर खान इन्होंने औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह इनके मजार पर हाजिरी देने के बाद अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत की है। यह बीजेपी की सरकार हुकूमत है, किसी के बाप में वो दम नहीं है कि यहाँ से औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की खबर उखाड़ के ले जाए। किसी की माँ ने वो दूध नहीं पिलाई, वो बच्चा इस धरती पर जनी नहीं कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की खबर यहाँ से उखाड़ के लेके जाए। बिस्मिल्लाह ले आगे थोड़ा आगे जो सब चढ़ाओ आप जो लाइव चढ़ रहे हो। देखिए ये अल्लाह के फजल करम से औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह मैं हमेशा प्रचार की शुरुआत हमारे बादशाह औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत करके उनको फूल गुलाब के चढ़ा के उसके बाद मैं अपने प्रचार की शुरुआत करता हूँ। और आज मैंने औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत किया। हमारे साथ हमारे प्रवक्ता तैयब, हमारे मामा मुजीब, काशिफ, गफ्फार, जुनेद, तमाम लोग हम यहाँ पर पूरी टीम आज औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत करने के लिए आए और बहुत अच्छे से ज़ियारत हुई, क्योंकि 50 साल औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने हिंदुस्तान पे हुकूमत की और हमारे आदर्श है, हम उनको मानते हैं। इसलिए हम जब भी हमारा पर्चा भरने के बाद हम प्रचार की शुरुआत करते हैं तो हम औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत करते हैं और औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत करने के बाद ही हम प्रचार का शुभारंभ करते हैं, ऐसा मैं कहता हूँ। पूछो किसको क्या पूछना है। सर को एक क्वेश्चन हुसैन भाई कुछ है। अफसर साहब एक सवाल है आपसे कि गए लोकसभा इलेक्शन के अंदर माजी खासदार इंचार्ज जलील साहब ने कहा था कि हम औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह और निजाम हम किसी को मानते नहीं, आले गेले मेले ऐसा वक्तव्य कहा था और हम शिवाजी महाराज की मावड़े ये भी कहा। देखिए, आपके माध्यम से मैं शहरन औरंगाबाद, मराठवाड़े और महाराष्ट्र और पूरे देश को ये बताना चाहता हूँ, उसने औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की बेहुरमती की। उसने बोला औरंगजेब रहमतुल्लाह आले गेले मेले और मैं शिवाजी का मावड़ा हूं। तो वो खुद एक बार चुनकर आया, 2 बार चुनकर आया, तीसरी बार गया। तो जो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में ऐसी भाषा का वापर करेगा और ऐसी भाषा बोलेगा तो वो भी आया गया और खत्म हो गया, समझ के चलो। अब उसका यहां से चैप्टर क्लोज है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कोई बात अगर इस तरह की करता है तो अल्लाह ताला उसको बताने वाला है। उसको इतना गुरूर, इतना घमंड, इतना अहंकार, इतना सत्ता में इतना उसके सर पे जुनून चढ़ गया था, किसी को कुछ समझता नहीं था। लेकिन अल्लाह ताला ने उसकी जगह बता दिया। कौम और मिल्लत मेरी एक ऐसी चीज है जो सर पे लेके नाचती है तो पैरे तले रोंगती है, और इसको पैरे तले खासदार में रोंग दिया है। और अब मैं समझता हूं आमदार में भी इसको पैरे तले रोंगने का टाइम और वक्त और समय आ गया और ये पैरों के तले रोंगे जाएगा, ऐसा मैं आपके माध्यम से कहता हूं। यह बीजेपी की सरकार हुकूमत है, किसी के बाप में वो दम नहीं है कि यहां से औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की खबर उखाड़ के ले जाए। अफसर खान उसके सामने ढाल की तरह खड़े रहेगा और किसी की मां ने वो दूध नहीं पिलाई, वो बच्चा इस धरती पर जनी नहीं कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की खबर यहां से उखाड़ के लेके जाए। अफसर खान उसका प्रोटेक्शन करेगा, अफसर खान उसका संरक्षण करेगा। आपके माध्यम से स्पष्ट कहता हूं, किसी के भी बाप में दम है तो औरंगजेब की मजार तक आने की बहुत दूर की बात है, खुलदाबाद आके बताए, गेट क्रॉस करके बताए। अफसर खान ढाल की तरह और अफसर खान की पूरी टीम उनका मुकाबला करने के लिए तैयार है। वो गेट भी क्रॉस नहीं कर सकते। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की मजार तक आने तो बहुत जन्म लेना पड़ेगा उनको, ऐसा मैं कहता हूं आपके माध्यम से। ज्येष्ठ समाज सेविका शकीला पठान, इन्होंने विधानसभा चुनाव में उतरने का फैसला किया है और वो सिर्फ महिलाओं की समस्याओं पर और एजुकेशन पर ज्यादा ध्यान देना पसंद करने वाली है, क्योंकि महिलाएं अगर सुरक्षित रहेंगी तो हमारी आने वाली पीढ़ी भी जरूर सुरक्षित रहेगी।
और एजुकेशन से आर्थिक स्थिति बदलेगी तो मानसिक स्थिति में भी सुधार आएगा, ऐसा विश्वास उन्होंने जताया है। अंदर शकीला पठान जो है तो मैदान में खड़े हैं, क्या कहेंगे शकीला पठान मैडम? आज पूर्व में आप खड़े हैं इलेक्शन के लिए, आपके सामने तगड़ा आह्वान है, तगड़े जबरदस्त लोग उम्मीदवारी के लिए उनके हैं, और ऐसे में आप मध्य पूर्व से आपने फॉर्म भरा है, आपके सामने क्या क्या चैलेंजेस है और आप उनको कैसे फेस करेंगे? देखो, सबसे पहली बात ना तो मैं किसी के मतलब कंपटीशन में नहीं खड़ी वाली, सबसे पहली बात। और दूसरी बात है, मैं एक समाज सेविका हूँ और मुझे समाज सेविका ही रहने दो, और मुझे समाज की खिदमत ही करना है और मुझे समाज की सेवा करना है। चाहे मेरे सामने कोई दिग्गज रहो, गरीब रहो, छोटा रहो, वो सब मेरे भाई है और मैं किसी से कंपटीशन नहीं करना चाहती। आपके विकास के कौन कौन से मुद्दे हैं जिसे लेकर आप चुनावी मैदान में आ चुके हैं? देखो, सबसे पहला तो महिलाओं की जो समस्या है, एक मेरा मुद्दा रहेगा। दूसरी नौकरी का है। तीसरा एजुकेशन के जो बच्चे हैं जो टॉपर रहते हैं लेकिन उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, जैसा कि कुछ मसले रहते घर में फैमिली के, तो वो बच्चे जो रहते अगर वो अच्छे क्वालिटी का एजुकेशन लेते, टॉपर है, तो उनके लिए मैं जैसा फ्री के कोचिंग क्लासेस, स्कूल, ये पहले उनको खोल के मतलब उनके प्राधान्य दूंगी। और दूसरी बात, जो महिलाएं हमारे घर में बैठी हुई, जो जैसा किसी को काम नहीं है, अच्छी वेल क्वालिफाइड महिला ही है हमारे घर में बैठी हुई, लेकिन उनके लिए मैं कुछ नौकरी का या तो बिजनेस के लिए कुछ ट्राई करूंगी। और जो अपने बच्चे हैं, चाहे कोई भी समाज के हो, मुस्लिम हो या दूसरे भी कास्ट के, तो उनके लिए भी मैं ट्राई करना चाहती हूँ कि जो जैसा एमपीसी के बच्चा है लेकिन कुछ मसले की वजह से उसके पास कुछ नहीं है, पैसा पानी है, तो उसके लिए भी मैं अच्छे मतलब कोशिश करूंगी फ्री के कोचिंग क्लासेस उसके जॉब के लिए, और उसको एक अच्छा स्टैंडिंग मतलब क्या बोलेंगे उसको उसके पैरों पे खड़ा करने की कोशिश करूंगी। आजकल इंग्लिश स्कूल की समस्या की वजह से शहर के बहुत से पेरेंट्स परेशान हैं। ऐसा कोई रूल्स नहीं है कि फीस के ऊपर कोई कंट्रोल ला सके। नर्सरी से लेकर आप देखते हैं स्कूल का हाल, ईयरली कितनी फीस में बढ़ोतरी हुई है, इसके ऊपर किसी का अंकुश नहीं है। ऐसे इंग्लिश स्कूल के बारे में एक जो महानगर पालिका के स्कूल में बच्चों को फीस 1000 रुपए जो बढ़ा दी गई थी, काफी हल्ला बोल हुआ था, लेकिन इंग्लिश स्कूल में पूरे पेरेंट्स को फीस भरनी पड़ती है, उसके बारे में कुछ भी नहीं किया जाता। आप क्या करेंगे उसके बाद? देखो, आपको पता है ये सरकार ने, शिंदे सरकार जब से आई है तब से है ना, कम से कम तकरीबन 100 से 150 स्कूल जो मराठी स्कूल है ना वो बंद हो चुके हैं। तो आप देखो, जो अगर जिला परिषद है ना जेडपी, अगर वो स्कूल बंद हो गए जो फ्री में पढ़ाते थे, तो आपने देखा होगा इंग्लिश स्कूल वालों को तो भाव आने वाला है ना, वो तो दबाकर अपना अपना मतलब जो भी है फीस वगैरह वो तो बढ़ाने वाले। उनका तो मतलब बोल ही नहीं सकती मैं उनके बारे में, क्योंकि मुझे पता है मेरे बच्चे भी पढ़ते हैं, लेकिन मेरा एक एजुकेशन है तो वो जेडपी में हुआ है। मुझे पता है कि अगर जेडपी में जो सरकारी स्कूल होते वो अच्छे होते हैं और वो वहाँ पे है ना हर चीज फ्री में मिलती है। पहले से आपने देखा होगा कि देखो स्कूल में हमारे वक्त जैसा दूध मिलता था, सुकड़ी मिलती थी, और मतलब किताबें ये फ्री में मिलती थी, कपड़े भी देना, यूनिफॉर्म ये भी फ्री में मिलता था। लेकिन आज इंग्लिश स्कूल का लिए तो ये सब अपने तरफ से देना पड़ता है, और ट्यूशन भी देना पड़ता है, प्लस लाखों करोड़ों का खर्चा भी देना पड़ता है। मैडम, अभी हाल ही में हमने देखा है कि महानगर पालिका ने, आप जैसा भी कह रहे हैं कि जिला परिषद और महानगर पालिका के स्कूल्स में जो बच्चों को फ्री में एजुकेशन, फ्री में सारी चीजें मुहैया होती थी, अभी महानगर पालिका कमिश्नर साहब ने वो सारी चीजें बंद कर दी है और इंग्लिश स्कूल के मुंह में सारे के सारे स्कूल घुसा दिए है, वही ना वगैरह डाले। क्या इसके लिए आप आगे आएंगी कि बच्चों का ये जो अधिकार है फ्री शिक्षा, इसको रोकने के लिए क्या इस तरह से ये प्राइवेट इंग्लिश स्कूल्स को महानगर पालिका के स्कूल या जमीनें ट्रांसफर करना, इसको किस नजर से आप देखते हैं, उसके लिए क्या करेंगे आप? देखो, सबसे पहले तो मैं जब आमदार बनती हूँ तब की बात है, मैं अगर आमदार बनी हूँ तो मैं शिक्षण मंत्री से बात करूंगी कि हमारे जो भी नगर पालिका के स्कूल है मनपा के, ये बंद हो चुके हैं, और उनको बताऊंगी कि हमारे इतनी कैपेसिटी नहीं, हमारे बच्चों के अल्पसंख्यक बच्चे हो या कोई भी कास्ट के हो, कि इतनी कैपेसिटी नहीं कि इंग्लिश स्कूल में इतनी भारी भरकम में फीस दे। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे स्कूल जो बंद वाले वो डबल से चालू हो जाए, और इसके लिए मैं कोशिश करूंगी। देखो, ये जो शिक्षा ये अपना हक है, और जो बच्चा
शिक्षा लेता है। जैसा डॉक्टर बाबा साहब ने कहा है कि वाघिणीचं दूध आहे, जो भी पितो तो गुरगुरल्याशिवाय राहत नाही। शिक्षण जो है ना, एजुकेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चों को लेना चाहिए। अच्छा एजुकेशन लेते हैं तो फिर ये बच्चे अच्छे पढ़ेंगे, अच्छे जॉब को लगेंगे, तो इनकी फैमिली भी अच्छी हो जाएंगी और सुकून से जिंदगी जी सकते हैं। तो क्या महानगर पालिका को आप रोकथाम करेंगी? अभी हाल ही में हमने देखा है कि महानगर पालिका अपनी, मैडम आए दिन जो हमारे जितने भी वार्ड है, ठीक है, आपका तो आमदार लेवल का आपने फॉर्म भरा है, हम आमदार लेवल की भी बात कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जो एक बेसिक अपने एरिया की जो समस्या है उसके बारे में मैं आपसे सवाल कर रही हूँ कि आपके मोहल्ले में आसपास जो गरीब बच्चे हैं जिनके पास पैसे नहीं है, ये लोग के जो सरकारी हॉल में शादियां हुआ करती थी, जैसे स्कूल्स में शादियां होती है या हॉल जो रहता है सभागृह, उसमें जो शादियां होती है गरीब बच्चियों की, वो हॉल आए दिन लुप्त होते जा रहे हैं, उनको लीज पे दिया जा रहा है। अब इनके पास पैसे नहीं रहेंगे गरीब बच्चों की शादियां करने के लिए, और बाहर देखो तो हॉल का इतना बड़ा खर्चा है, तो ऐसे में गरीब अपनी बेटी की शादी कहाँ करे? ये सरकारी प्रॉपर्टी है जो महानगर पालिका आए दिन लीज पे किसी न किसी को दे रही है, तो इसके रोकथाम के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? देखो ये तो गलत बात है, क्योंकि हम देखा जाए तो हम है ना गरीबी को मिटाने की बात करते हैं और इधर गरीबी बढ़ती जा रही है। हम आए दिन हमारे जितने भी यहाँ के पिछले आमदार खासदार थे ये बोलते कि हम गरीबी मिटाएंगे, लेकिन आपने देखा होगा गरीबी मिटने का नाम ही नहीं ले रही है। आप जैसे बता रहे हो मैडम कि जो हॉल है, शादी खाना है, वो किसी प्राइवेट स्कूल को दिया गया है, तो ये तो गलत बात है। जो जैसा गरीबों के लिए हम मिटाना चाहते हैं ना, गरीबी मिटाने के लिए बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े बातें करते, भाषण देते हैं, तो गरीबी तो मिटने का नाम ले नहीं रही है। लेकिन अगर मैं आमदार बनती हूँ तो मैं कोशिश करूंगी। जिला ग्रामीण पुलिस दल के सहायक फौजदार रियाज शेख, इनकी अचानक मृत्यु हो गई है। उनके मूल गांव बिड़किन यहाँ पर दफन विधि संपन्न हुआ है। दफन विधि से पहले जिला पुलिस दल की तरफ से उन्हें मानवंदना दी गई। यूसीएन टीवी की टीम जो है तो आज आपके मतदार संघ में पूर्व से आपके मतदार संघ बाईजीपुरा इंदिरानगर में आई है। तो आने वाले 20 नवंबर को जो है तो मतदान होने जा रहा है। तो आप जो मतदान करेंगे तो किस मुद्दे पे करने वाले, विकास के मुद्दे पे करने वाले हैं क्या? ये मुद्दा विकास का तो कुछ रहे नहीं साहब इसके अंदर। आप सिर्फ जो है तो चलने वाला है जरंगे पाटिल फैक्टर। जरंगे पाटिल जो सब धर्मों को लेकर चलने वाले हैं, सब धर्मों की जो मीटिंग हुई 3-4 तारीख को जरंगे पाटिल साहब जो बोलेंगे हम उसके ऊपर मतदान करेंगे। फिर उसमें अगर उन्होंने कभी बोले कि IIM के इम्तियाज अली साहब को करो तो इम्तियाज अली साहब को करेंगे। उन्होंने कभी बोले कि अतुल साहब को करो तो अतुल साहब को करेंगे। उन्होंने बोले कि और किसी को करो तो उसको करेंगे। अभी फैक्टर चलने वाला सर सिर्फ जरंगे पाटिल। अब्दुल साहब, फिर आप विकास के मुद्दे पे नहीं करेंगे? नहीं, तो वो ये जो लड़ाई जो चालू जरंगे पाटिल साहब की, ये विकास के वास्ते तो चालू है ना। ये जो विकास के वास्ते जो लड़ रहे जरंगे पाटिल साहब, लड़ रहे क्या तो सब जरंगे पाटिल जो है तो मराठा आरक्षण और मुस्लिम आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं। सब सर्वधर्म सम्मान, त्यांचं काय म्हणणं आहे, सर्वधर्म सम्मान। त्यांनी काल मीटिंगमध्ये दलित सुद्धा होते, मराठा होते, मुस्लिम होते, सगळे धर्म त्यांनी सोबत घेतलेले। तर सर ते जे सांगतील ते करू आम्ही। आता पण सगळ्या लोकांचं ऐकलं, आज आम्ही जरंगे पाटला साहेबांचं ऐकू। अच्छा, अब्दुल साहब जो है तो अभी तक आपके विकास मतदार संघ के अंदर, आपके वार्ड के अंदर अभी तक विकास कितना हुआ? अरे विकास होता था, विकास जब होता था तो फिर जरंगे पाटिल साहब की बात नहीं आती है। विकास नहीं हुआ जब तो जरंगे पाटिल हमारे जैसे सब लोग उतरे ना उसके अंदर। नहीं, पिछले 10 साल से जो है तो आपका मतदार संघ का जो आमदार जो रह चुके हैं श्री अतुल सावे साहब है। सब अतुल साहब की रहो, कोई भी रहो, उनके बारे में मैं कुछ बोलता नहीं। 10 साल उनके निकल गए, 10 साल उनके बीत गए, उनके बारे में मैं कुछ टिप्पणी कर नहीं सकता। लेकिन विकास की बात है तो आप खुद घूम के एक बार देख लो। आप जब चैनल से न्यूज़ वाले तो आप एक बार देख लो, वो डेनिस लाइन का पानी चालू है, रास्ते खराब है, यहाँ चलने को रोड नहीं सही से। आप देखो, आपको चलाने पर क्या बोलो उसके ऊपर साहब, बाकी चलेगा सर। फैक्टर जरंगे पाटिल साहब जो बोलेंगे जनता वो करने वाली। सर, यूसीएन टीवी में आपका स्वागत है। और आज पूर्व के मतदार संघ इंदिरानगर बाईजीपुरे का राउंड हुआ हमारा। तो आने वाले 20 नवंबर को जो है तो मतदान है। तो आप एक मतदाता है तो किस एंगल से आप मतदान करने जाएंगे, किस एंगल से देखते हैं इस मतदान को? हम मतदान हो एंगल एक ही देखेंगे, बाईजीपुर इंदिरानगर का विकास हो। और अभी तक हमारे सावे साहब हम देखे नहीं अभी तक। कौन है कैसे फोटो में और टीवी में नजर आए उन्होंने। सावे से मतलब भाई आपका है कि अतुल सावे साहब जो आमदार थे है हमारे अभी भी पिछले 10 साल से आमदार है। 10 साल से आमदार है।
अभी तक उन्होंने इंदिरा नगर बाईजपुर में नहीं आए। उन्होंने विकास का मुद्दा उनके पास कुछ भी नहीं है अभी तक यहाँ पे, ये महीने के हद तक। विकास के मायने आपके पास में क्या चीज़ रहती है? मेन पाइपलाइन जो फुटेली है यहाँ पे, ड्रेनेज पाइपलाइन कंटिन्यू आके देखे नहीं अभी तक उन्होंने। रोज़ जाना पड़ता हम महानगर पालिका में, तो लोग आते हैं यहाँ पे। और पानी का एक मसला है, 10 से 11 दिन में पानी आता है, स्वच्छता नहीं है यहाँ पे। छोटे छोटे गलिया में आके देखिए कचरे को ढीक लगे आला है। सर आपका नाम? शेख डॉक्टर गफ्फार कादरी, इनका समाजवादी पार्टी कार्यालय में जंगी स्वागत किया गया। इस अवसर पर बात करते हुए डॉक्टर गफ्फार कादरी इन्होंने अपने साथ हुए नाइंसाफी के बारे में और नए पक्ष के बारे में कई सारी बातें मीडिया के माध्यम से कही है। जिनको उम्मीदवारी दी गई है, आज उनका सत्कार रखा गया। हमारे समाजवादी पार्टी के शहर अध्यक्ष माननीय फैसल खान साहब, हमारी महिलाओं के अध्यक्षा माननीय दुबे मैडम जी, हमारे एसी असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस रिटायर्ड जनाब रियाज देशमुख साहब, युवा के अध्यक्ष हमारे मुन्ना भाई, हमारे डॉक्टर शरीफ साहब, मलिका बाजी, सीमा बाजी और यहाँ पर तमाम मौजूद समाजवादी पार्टी के साथियों, सबसे पहले ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे कैंडिडेट एक तालीमी याफ्ता और बाशऊर और इज्जतमाब शख्सियत एक समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारी के रूप में मिली है। और इंशाअल्लाह 20 तारीख को जब डॉक्टर साहब का मतदान रहेगा तो सबसे ज्यादा साइकिल के बटन पर बटन दबेगा, ये मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है। और आज का ये जो मजमा यहाँ पर जमा हुआ है, ये इस बात की दलील है, आने वाले दिनों में डॉक्टर साहब को बहुत ज्यादा से ज्यादा अक्सरियत से आप चुना कर भेजेंगे। और न सिर्फ डॉक्टर साहब ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, बल्कि आप सब और हमारे नेता माननीय आमदार अबू आसिम आजमी साहब ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैं एक बार दिल की गहराइयों से मोहतरम अबू आसिम साहब, महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी के सदर, समाजवादी पार्टी कौमी सदर अखिलेश यादव, इनका शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे सहारा दिया। गुज़िश्ता 10 साल से जिस पार्टी की मैं खिदमत अंजाम दे रहा था, कुर्बानियां दे रहा था, वक्त दे रहा था, पैसा खर्च कर रहा था, उस पार्टी के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए खून पसीना बहा रहा था, उस पार्टी ने मुझसे धोखा दिया, उस पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया, जबकि बेशुमार वक्त असदुद्दीन अवैसी साहब ने अवाम के बीच और मुझसे भी मुशाफा कहा था कि मशरक़ी हल्के से मुझे टिकट दिया जाएगा। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि हम आपको टिकट भी देंगे, चुना कर भी आएंगे, गिफ्ट में भी देंगे, मगर ऐन टाइम पर उन्होंने मामला इस किस्म का सस्पेंस कर दिया कि हमारा टिकट काटने की पूरी साजिश कर दी गई। मैंने अबू आसिम भाई को फोन किया। अबू आसिम भाई से मेरी पुरानी पहचान है, मैं उनकी इज्जत करता हूं, क्योंकि मुसलमानों की आवाज, मुसलमानों के जज्बात की तर्जुमानी, मुसलमानों के आंसुओं को पोंछने का काम, उनके जख्मों पे मरहम रखने का काम, दूसरे पसमानदा तबकात की मदद करने का काम, पिछड़ी हुई जातियों को साथ लेने का काम सेकुलर मिजाज के साथ महाराष्ट्र में कोई नेता कर रहा है तो वो अबू आसिम है। मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी होती है कि अबू आसिम साहब ने बहुत इज्जत एहतराम के साथ मुझे रिसीव किया, बहुत खुश दिली से मुझे टिकट दिया। मैं उनका ये एहसान जिंदगी में नहीं भूल सकता। अब चूंकि उन्होंने हम पे एतमाद किया है, अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम ये सीट जीत कर अबू आसिम की झोली में डालें, समाजवादी के कोटे में डालें। और इंशाअल्लाह ताला मेरे जिया गए साथियों से, मेरी माँ बहनों से, मेरी बहनों से, मेरे बुजुर्गों से सबसे गुजारिश है, हम एक ताकत बनकर, एक कुव्वत बनकर नाइंसाफी के खिलाफ लड़ते हुए मशरक़ी हल्के असम्बली से समाजवादी पार्टी उसकी निशानी साइकिल